क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे चांद की सूखी और हवा रहित सतह पर लोहे में जंग लग रही हो? सुनने में तो नामुमकिन लगता है। हाँ, और क्या कभी कोई पूरा का पूरा शहर, मतलब उसकी हर सड़क, हर मकान एक रंगमंच में बदल सकता है? आज के इस डीप डाइव में कुछ ऐसे ही दिमागी पेंच खोलने वाले सवालों के जवाब छिपे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन जीके स्टडी चैनल पर। आज हम आपके सोर्स मटेरियल आधारित एमसीक्यू क्विज टेस्ट को डिटेल में समझेंगे। ध्यान से सवाल सुनिए, आंसर सोचिए और अपनी तैयारी मजबूत बनाइए। बिल्कुल। और आज का ये जो सेशन है ना, ये बहुत ही अलग होने वाला है। हाँ, एक क्लासरूम क्विज की तरह, है ना? सही कहा। हमारा काम सिर्फ A, B, C, D बताना नहीं है। हम इन सवालों की गहराई में जाएंगे। जो स्रोत सामग्री में इन्फोग्राफिक्स और डेटा दिया गया है, उसका विश्लेषण करेंगे। मतलब हम ये समझेंगे कि कोई तथ्य केवल क्या नहीं है, बल्कि वो क्यों और कैसे काम करता है। चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए इस क्विज की शुरुआत करते हैं। मैं स्रोत से एक एक करके 10 प्रश्न पढ़ूंगी, विकल्प दूंगी और हम सोचने के लिए कुछ सेकंड का पॉज लेंगे। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारी अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 1, ट्रेड इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स यानी TIA पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? ध्यान से सुनिएगा विकल्पों को। विकल्प A वित्त मंत्रालय, विकल्प B वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विकल्प C विदेश मंत्रालय, विकल्प D इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए सोचने के लिए कुछ सेकंड लेते हैं, अपना जवाब सोचिए। व्यापार से जुड़ा मामला है। हाँ, तो सही उत्तर है विकल्प B वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बिल्कुल सही। और इस पोर्टल के पीछे का जो डेटा स्रोत में दिया गया है ना, वो असल में बहुत चौंकाने वाला है। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें? इन्फोग्राफिक के अनुसार इस TI पोर्टल में 28 अलग-अलग डैशबोर्ड हैं और 270 से अधिक इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन शामिल हैं। रुको, 270 से अधिक विजुअलाइजेशंस, मतलब इतने सारे ग्राफ और चार्ट्स। क्या ये किसी भी व्यापारी के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? प्रथम दृष्टया तो ये जानकारी का पहाड़ लग सकता है। हाँ, वही तो। इतनी जानकारी का व्यावहारिक उपयोग क्या है? देखो, जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता है ना, तो उसे एक ग्लोबल GPS सिस्टम की जरूरत होती है। ग्लोबल GPS? हाँ, मान लीजिए भारत का कोई निर्यातक यूरोप में अपना माल बेचना चाहता है, तो उसे वहां के टैरिफ, डिमांड और सप्लाई चेन के जटिल आंकड़े चाहिए होते हैं। ये जो 270 विजुअलाइजेशंस हैं, ये उस जटिल डेटा को छांटकर एक स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं। ओह, मतलब ये पोर्टल सिर्फ कच्चा डेटा नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं, ये डेटा एनालाइज करके ट्रेंड्स बता रहा है। यानी ये बता रहा है कि उन आंकड़ों के आधार पर कौन सा व्यापारिक रास्ता लेना सुरक्षित है। बहुत बढ़िया। अब व्यापार के इन आंकड़ों से निकलकर सीधे अंतरिक्ष विज्ञान की ओर चलते हैं। चलिए। प्रश्न संख्या 2, चांगे 6 किस अंतरिक्ष एजेंसी का छठा रोबोटिक चंद्र अन्वेषण मिशन था? विकल्प A जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, विकल्प B चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, विकल्प C नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, विकल्प D यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कुछ सेकंड का समय लेते हैं जवाब सोचने के लिए। ये हाल ही की बात है। हाँ, तो सही उत्तर है विकल्प B चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सही जवाब। और स्रोत सामग्री इस मिशन की एक बहुत ही असाधारण खोज की तरफ इशारा करती है। कौन सी खोज? इन्फोग्राफिक में एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए चंद्रमा की सतह पर सूक्ष्म आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल दिखाए गए हैं। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। आयरन ऑक्साइड का सीधा सा मतलब तो जंग होता है ना, रस्ट। बिल्कुल जंगी है। लेकिन जहां तक बुनियादी विज्ञान का सवाल है, जंग लगने के लिए लोहे का ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आना जरूरी है। चांद पर ऑक्सीजन और पानी कहां से आया? यही तो इस खोज को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही तरल पानी। तो फिर ये जंग या आयरन ऑक्साइड बना कैसे? वैज्ञानिक विश्लेषण बताता है कि यह कोई सामान्य जंग नहीं है। सूर्य से आने वाली सोलर विंड यानी सौर हवाएं, जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। अच्छा। जब ये आयन चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद खनिजों से टकराते हैं और साथ ही सूक्ष्म उल्कापिंडों की लगातार बमबारी से जो अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, उससे यह रासायनिक प्रक्रिया होती है। अरे वाह, ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाली बात है ना?
मतलब चांद कोई शांत और मृत पत्थर नहीं है, बल्कि वहां सौर हवाओं के कारण एक बहुत ही धीमी रासायनिक प्रक्रिया लगातार चल रही है। बिल्कुल सही समझा आपने। चलिए अंतरिक्ष के इस रहस्य से अब जमीन पर आते हैं, मानवीय सेवा और स्वास्थ्य की तरफ रुख करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विकल्प ए 10 मई, विकल्प बी 11 मई, विकल्प सी 12 मई, विकल्प डी 13 मई। चलिए अपना जवाब सोचिए। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये। हाँ, तो सही उत्तर है विकल्प सी 12 मई। और स्रोत स्पष्ट करता है कि यह तारीख फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चुनी गई है। अच्छा, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल वही। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम तो सबने सुना है, लेकिन मैं सोच रही थी कि केवल एक व्यक्ति के नाम पर पूरे पेशे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने नर्सिंग की पूरी परिभाषा ही बदल दी थी। मतलब कैसे? देखो, क्रीमिया युद्ध से पहले नर्सिंग को कोई बहुत वैज्ञानिक या पेशेवर काम नहीं माना जाता था। उन्होंने वहां साफ सफाई, स्वच्छता और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया। ओहो, सांख्यिकी का भी? हाँ, और इससे उन्होंने सैनिकों की मृत्यु दर को भारी मात्रा में कम किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि नर्सिंग केवल दया की बात नहीं है, ये एक कठोर विज्ञान और जीवन रक्षक प्रणाली है। बहुत खूब। और उसी जीवन रक्षक प्रणाली को सम्मानित करने से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुल कितनी नर्सों को सम्मानित किया गया? विकल्प ए 10, विकल्प बी 15, विकल्प सी 25, विकल्प डी 30। जवाब सोचने के लिए कुछ सेकंड का समय लेते हैं। ये भी डेटा पर आधारित है? हाँ, सही उत्तर है विकल्प बी 15। बिल्कुल। इन्फोग्राफिक में इस पुरस्कार के विवरण को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इन 15 नर्सों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। अच्छा, और इसमें पुरस्कार के तौर पर क्या दिया जाता है? इसमें 1 लाख रुपए नकद, एक प्रमाण पत्र और एक पदक शामिल है। लेकिन एक बात बताइए, हमारे देश में तो लाखों नर्सें दिन रात अस्पतालों में काम करती हैं। हाँ, बिल्कुल करती हैं। तो उनमें से केवल 15 को ये पुरस्कार दिया जाना, क्या ये एक बहुत ही छोटा आंकड़ा नहीं लगता? दरअसल इस पुरस्कार की गरिमा इसी अत्यधिक चयनात्मक प्रक्रिया में है। मतलब इसकी सिलेक्टिविटी में? हाँ, ये पुरस्कार एक राष्ट्रीय मानक या कहें गोल्ड स्टैंडर्ड स्थापित करता है। ये उन असाधारण मामलों को सामने लाता है जहां किसी ने अपनी ड्यूटी से बहुत आगे बढ़कर काम किया हो, जैसे किसी दुर्गम क्षेत्र में या संकट के समय। बिल्कुल। तो ये 1 लाख रुपए और राष्ट्रपति के हाथों सम्मान पूरे पेशे के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करता है। ये बात तो समझ में आती है। मतलब नर्सिंग एक ऐसा पेशा है जो पूरे स्वास्थ्य सेवा तंत्र को एक साथ मजबूती से बांध कर रखता है। सही कहा। ठीक वैसे ही जैसे किसी बहुत कठोर पदार्थ के परमाणु आपस में बंधे होते हैं। बिल्कुल सही तुलना है। और इसी से जुड़ा है हमारा विज्ञान का अगला सवाल। प्रश्न संख्या 5, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसका मुख्य कारण क्या है? विज्ञान का बहुत ही क्लासिक सवाल है। हाँ, विकल्प ए, ये कार्बन परमाणुओं से बना है। विकल्प बी, इसे जलाया नहीं जा सकता। विकल्प सी, सभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध द्वारा प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधित है। विकल्प डी, यह एक विशाल अणु है। चलिए कुछ सेकंड इसका वैज्ञानिक कारण सोचते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध द्वारा प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधित हैं। स्रोत में इसके लिए एक विशेष डायग्राम भी दिया गया है। डायग्राम में क्या दिखाया है? उसमें दिखाया है कि कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है। और हीरे की संरचना में ये चारों इलेक्ट्रॉन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। रुको, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं इसे। ये जो सहसंयोजक बंध या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये असल में करते क्या है? ये थोड़ा ज्यादा किताबी लग रहा है। हाँ, मैं समझाता हूँ। इसे ऐसे समझते हैं, कल्पना कीजिए कि एक विशाल मैदान में बहुत सारे लोग खड़े हैं। ठीक है, मान लिया। हर व्यक्ति के 4 हाथ हैं और हर व्यक्ति ने अपने चारों हाथों से
अपने आसपास खड़े 4 अलग-अलग लोगों के हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखे हैं। मतलब कोई भी हाथ खाली नहीं है। बिल्कुल, कोई हाथ खाली नहीं है, कोई अपनी जगह से हिलडुल नहीं सकता। इस वजह से एक बहुत ही सघन त्रिआयामी यानी 3D ढांचा बन जाता है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ओहो, तो कोयला भी तो कार्बन का होता है। हाँ, कोयला या ग्रेफाइट भी कार्बन से बने होते हैं, लेकिन उनमें ये चारों हाथ इस तरह मजबूती से नहीं जुड़े होते। हीरे में ये 3D ग्रिड ही उसे दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बना देती है। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत शानदार था। जब हर हिस्सा एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़ा हो तो ढांचा अपने आप अभेद्य हो जाता है। बिल्कुल। तो चलिए, विज्ञान के इन अणुओं की मजबूती से अब हम राजनीति और प्रशासन के मजबूत ढांचे की ओर चलते हैं। चलिए। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किसे त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी TTADC का मुख्य कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया है? ध्यान से नाम सुनिएगा। विकल्प ए रुनेल देव बर्मा, विकल्प बी हिमांत बिस्वा शर्मा, विकल्प सी कॉनराड के संगमा, विकल्प डी एन रंगासामी। थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। करंट अफेयर्स का सवाल है। तो सही उत्तर है विकल्प ए रुनेल देव बर्मा। यहाँ जो स्रोत सामग्री का फ्लो चार्ट है ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू की ओर ध्यान खींचता है। कैसा पहलू? ये जो नियुक्ति हुई है, ये संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आती है। ये 6ठी अनुसूची अक्सर समाचारों में आती रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 6ठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों को स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के माध्यम से स्वशासन का अधिकार देना है। जैसे ये त्रिपुरा वाला TTADC है, जिसके रुनियल दे बर्मा कार्यकारी प्रमुख बने हैं। बिल्कुल सही। इन परिषदों के पास अपनी भूमि, जंगल, कृषि और सामाजिक रीति रिवाजों को लेकर अपने कानून बनाने की शक्ति होती है, ताकि जो जनजातीय संस्कृति है ना, वो सुरक्षित रह सके। मतलब कि ये स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने का एक बेहद मजबूत संवैधानिक तरीका है। बिल्कुल। चलिए, स्थानीय प्रशासन की बात हो गई, अब देश के सबसे बड़े न्याय प्रशासन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। हाँ। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 से बढ़ाकर कितनी करने को मंजूरी दी है? विकल्प ए 34, विकल्प बी 35, विकल्प सी 36, विकल्प डी 37। चलिए कुछ सेकंड इसका जवाब सोचते हैं। ये न्यायपालिका के ढांचे का सवाल है। तो सही उत्तर है विकल्प डी 37। हाँ, और ये जो बदलाव हुआ है, ये सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत किया गया है। अच्छा। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI को छोड़कर जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। मतलब 4 नए न्यायाधीशों की वृद्धि। यहाँ मेरे मन में एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठ रहा है। पूछिए। हमारी अदालतों में लाखों करोड़ों मामले लंबित हैं, ऐसे में सिर्फ 4 जजों को क्यों बढ़ाया गया? मतलब 33 को सीधे 50 या 100 क्यों नहीं कर दिया जाता? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, पर देखिए, न्यायपालिका का ढांचा कोई कॉर्पोरेट ऑफिस तो है नहीं कि जहां आप एक साथ सैकड़ों लोगों की भर्ती कर लें। हाँ, ये भी है। सर्वोच्च न्यायालय के हर एक न्यायाधीश के लिए एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। उनका अपना कोर्ट रूम, उनका सपोर्ट स्टाफ, रिसर्चर्स, ये सब। ओहो, पूरा सेटअप लगता है। और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस काम करती हैं। अगर जजों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों पर एक मत होना या कोई स्पष्ट निर्णय देना बहुत जटिल हो जाएगा। समझ गए। इसलिए ये वृद्धि हमेशा धीरे धीरे और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। हाँ, ये बहुत ही तार्किक कारण है। अब ये जो न्यायाधीश इस सर्वोच्च पद तक पहुंचते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है? ये हमारा अगला सवाल है। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 8। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई हैं? अनुच्छेद ध्यान से सुनिए। विकल्प ए अनुच्छेद 124(1), विकल्प बी अनुच्छेद 124(3), विकल्प सी अनुच्छेद 217(2), विकल्प डी अनुच्छेद 143। चलिए संविधान के पन्ने पलट कर देखते हैं और थोड़ा सोचते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 124(3).
और यहाँ इन्फोग्राफिक एक बहुत ही बढ़िया तुलनात्मक अध्ययन पेश करता है। अच्छा, क्या तुलना की गई है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तो अनुच्छेद 124(3) है जो सही जवाब है, लेकिन उसी इन्फोग्राफिक में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताओं का भी उल्लेख है। और वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 217(2) में दी गई हैं। अरे वाह, ये तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन चीट कोड हो गया। बिल्कुल। मतलब एक ही जगह पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अनुच्छेद कवर हो गए। जैसे हीरे के अणु आपस में बंधे होते हैं ना, वैसे ही हमारा न्यायतंत्र भी इन अनुच्छेदों के सह संयोजक बंधों से मजबूती से जुड़ा है। बहुत सही तुलना की आपने। चलिए, कानून, संविधान और प्रशासन की बातों से निकलकर अब हम इतिहास की ओर चलते हैं। इतिहास के पन्ने कभी-कभी बहुत स्याह होते हैं। हाँ, दर्दनाक भी होते हैं। प्रश्न संख्या 9, वैगन ट्रेजेडी की ऐतिहासिक घटना जिसमें 67 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई थी, किस विद्रोह से संबंधित है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विकल्प ए संथाल विद्रोह, विकल्प बी नील विद्रोह, विकल्प सी मोपला विद्रोह, विकल्प डी दक्कन विद्रोह। इतिहास के इस पन्ने को याद करने के लिए कुछ सेकंड लेते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी मोपला विद्रोह। हाँ, ये घटना नवंबर 1921 की है और सच कहूं तो ये हमारे इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। मोपला विद्रोह के बारे में अक्सर अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। इस विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या थी और ये भयानक त्रासदी कैसे घटी? देखिए, मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी जटिल है। मतलब ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू में ब्रिटिश सत्ता और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एक कृषि विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, क्योंकि किसानों पर बहुत भारी कर और शोषण था, और साथ ही ये उस समय चल रहे खिलाफत आंदोलन से भी जुड़ गया था। अच्छा, तो ये वैगन ट्रेजेडी क्या थी? जहां तक वैगन ट्रेजेडी का सवाल है ना, ब्रिटिश अधिकारियों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। कैसे? उन्होंने 67 मोपला कैदियों को एक बंद रेलवे वैगन, मतलब मालगाड़ी के डिब्बे में ठूस दिया। ये ट्रेन तिरूर से पोदनूर जेल जा रही थी। वैगन पूरी तरह से बंद था, उसमें न हवा आने की जगह थी न पानी। बाप रे। और दम घुटने के कारण उन सभी 67 लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। तिरूर से पोदनूर का वो घुटन भरा सफर, ये सोचकर ही सिहरन होती है कि इंसान दूसरे इंसान के साथ इस तरह की क्रूरता कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही भयानक था। खैर, इतिहास की इस बंद और घुटन भरी ट्रेन से निकलकर अब हम खुले आसमान की तरफ चलते हैं, हमारी संस्कृति के एक बहुत ही भव्य उत्सव की ओर। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा किस राज्य में आयोजित किया जाता है? विकल्प ए हरियाणा, विकल्प बी झारखंड, विकल्प सी ओडिशा, विकल्प डी बिहार। अंतिम सवाल का जवाब सोचने के लिए कुछ सेकंड लेते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत उत्सव है। तो सही उत्तर है विकल्प सी ओडिशा। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये ओडिशा के बरगढ़ में होता है, और मजे की बात यह है कि ये कोई साधारण नाटक नहीं है। ये एक ऐसा आयोजन है जो पूरे शहर को ही अपने आगोश में ले लेता है। जब हम ओपन एयर थिएटर कहते हैं ना, तो दिमाग में एक बड़े से मैदान में लगा कोई मंच आता है। ये पूरे शहर का रंगमंच में बदलना व्यावहारिक रूप से कैसे होता है? यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। धनु यात्रा के दौरान 11 दिनों के लिए पूरा का पूरा बरगढ़ शहर ही पौराणिक मथुरा के रूप में मान लिया जाता है। अरे वाह! भौगोलिक रूप से सब कुछ बदल जाता है। बरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र मथुरा बन जाता है। पास बहने वाली जीरा नदी यमुना नदी का रूप ले लेती है। अच्छा। हाँ, और नदी के पार का जो अंबापाली गांव है वो गोकुल बन जाता है। मतलब कोई एक मंच नहीं है? बिल्कुल नहीं। गलियां, घर, नदी के किनारे सब कुछ अभिनय का हिस्सा होते हैं, जहां भगवान कृष्ण की कथाएं जीवंत हो उठती हैं। ये कितनी अद्भुत बात है ना। हाँ। मतलब एक तरफ हमने इतिहास की एक ऐसी घटना देखी, वैगन ट्रेजेडी, जहां एक छोटी सी जगह में इंसानों की जान ले ली गई। हाँ। और दूसरी तरफ भूगोल का एक पूरा हिस्सा बरगढ़ अपनी सीमाओं को तोड़कर एक पौराणिक शहर में बदल जाता है और खुले आसमान के नीचे जश्न मनाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब हमें आज के इस क्विज सेशन का एक त्वरित रिवीजन कर लेना चाहिए, जो हमारे स्रोत के अंत में डेली रिवीजन शीट के रूप में दिया गया है। हाँ, एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने वाणिज्य मंत्रालय के TIA पोर्टल के डेटा को समझा,
अंतरिक्ष विज्ञान में चीन के चैंग 6 मिशन और चांद पर सूक्ष्म आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को जाना। बिल्कुल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 15 नर्सों को मिले फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 की चर्चा की। और विज्ञान में हमने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजक बंध से हीरे की कठोरता को समझा। हाँ, प्रशासन में 6ठी अनुसूची के तहत TTADC के प्रमुख रुनियल देव बर्मा के बारे में जाना। इसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो गई है और अनुच्छेद 124(3) व 217(2) के तहत उनकी योग्यताओं को याद करने का तरीका समझा। सही कहा। और अंत में आधुनिक इतिहास में मोपला विद्रोह से जुड़ी खौफनाक वैगन ट्रेजेडी को जाना और उड़ीसा की धनु यात्रा के रूप में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर का मानसिक भ्रमण किया। एकदम परफेक्ट रिवीजन। पता है, जब हम अलग अलग विषयों को इस तरह एक साथ पढ़ते हैं ना, एक पल में चांद के क्रिस्टल, दूसरे पल में हीरे के अणु और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, तो हमारा दिमाग एक खास तरह के पैटर्न ढूंढना सीख जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्या MCQ के रूप में बिखरी हुई जानकारी पढ़ना वास्तव में चीजों को रटने के बजाय दुनिया को एक बड़े वेब के रूप में देखने में हमारी मदद करता है? इस पर विचार कीजिएगा। ये सच में एक विचारणीय प्रश्न है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब हम अलग अलग तथ्यों के बीच के धागों को जोड़ सकें। बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद है ये MCQ क्लास आपके रिवीजन और एग्जाम प्रेपरेशन में हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए ऑनलाइन GK स्टडी के साथ। धन्यवाद।